हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी में एक साथ ट्रांजिशन होने के कारण उत्पन्न होते हैं। हमने आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं, रोटेशनल लेवल्स होते हैं, देन वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं। तो जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त हो रहा है वह मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी में एक साथ ट्रांजिशन के कारण उत्पन्न होते हैं। और इस ट्रांजिशन के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के आईआर क्षेत्र के अंदर प्राप्त होती है। एनर्जी नीडेड फॉर दिस ट्रांजिशन इज एब्जॉर्ब्ड इन आईआर रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इस स्पेक्ट्रम की स्टडी को हम, चूंकि हमें आईआर रीजन के अंदर वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो इस तरीके का स्पेक्ट्रम जो हमें प्राप्त होता है उसकी स्टडी को हम क्या कह रहे हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हमने आपको सोर्स, सॉल्वेंट क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, सैंपल सेल, इनके बारे में बताते आए हैं। तो अब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए जिस सोर्स का हम उपयोग करते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिस सोर्स का हम उपयोग कर रहे हैं वह होता है नर्स्ट ग्लोअर। और ये जो नर्स्ट ग्लोअर है वह जिरकोनियम, यट्रियम एंड इर्बियम के ऑक्साइड्स के मिक्सचर का बना हुआ होता है। जो सोर्स आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूज़ करते हैं या आईआर स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए यूज़ करते हैं वह नर्स्ट ग्लोअर होता है। और किसका बना हुआ होता है? जिरकोनियम, यट्रियम एंड इर्बियम के ऑक्साइड्स के मिश्रण का बना हुआ होता है। और अब आईआर स्पेक्ट्रा प्राप्त करने की जो रेंज है वह क्या है? 0.8 माइक्रोन टू 200 माइक्रोन, ये आईआर की रेंज है। और इस पूरी रेंज को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है, divided into 3 categories. One is near IR, second is ordinary IR and third is far IR. Near IR जो है वह 0.8 to 2.5 माइक्रोन है, ordinary IR है वह 2.5 to 15 माइक्रोन है, और far IR है उसका जो रेंज है दैट इज 15 to 200 माइक्रोन होता है। ठीक है। मेनली मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एब्जॉर्ब इन ऑर्डिनरी आईआर रीजन। इस ऑर्डिनरी आईआर रीजन के अंदर अधिकतर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वह एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, दर्शाते हैं, और हमें अधिकतर आईआर जो स्पेक्ट्रा है वह इस रीजन के अंदर या इस रेंज के अंदर मिलता है ना। सैंपल सेल मतलब आईआर स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए सैंपल सेल किसका बना हुआ होना चाहिए? सैंपल सेल में क्या लेते हैं हम? रेफरेंस कंपाउंड को लेते हैं। तो रेफरेंस कंपाउंड को हम गैस, सॉलिड, लिक्विड और सॉल्यूशन के रूप में ले सकते हैं, किसी भी रूप में ले सकते हैं। और जो सैंपल सेल है वह दैट कैन नॉट बी यूज्ड ऑफ ग्लास एंड स्टोफिक, इस तरीके का नहीं बना होता, बिकॉज दिस ग्लास एंड स्टोफिक इटसेल्फ एब्जॉर्ब इन आईआर रीजन। तो यदि वो आईआर रीजन के अंदर ये खुद एब्जॉर्ब करेंगे और तो उसके संगत हमें बैंड मिलेगा। तो जिस कंपाउंड का हम जिस कंपाउंड का आईआर स्पेक्ट्रा चाह रहे हैं उसमें के साथ में सेल का जो मेटल है या सेल का जो मटेरियल है उसका बैंड भी मिलेगा, और हमें डिफरेंट बैंड्स मिल जाएंगे, और वी कैन नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड। तो इसलिए हम कभी भी ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते जो कि वो खुद अपना बैंड भी दे रहे हैं या खुद भी अब एनर्जी का अवशोषण का दर्शाते हैं, और जिसके संगत हमें आईआर बैंड प्राप्त हो रहा है स्पेक्ट्रा के अंतर्गत। तो सैंपल सेल आईआर स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए किसका बना हुआ होना चाहिए? हैलाइड्स ऑफ मेटल का बना हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल NaBr, NaCl एक्सेट्रा। यदि हैलाइड्स ऑफ मेटल का बना हुआ है तो इसके संगत हमें आईआर रीजन के अंदर कोई भी स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं होता, कोई भी आईआर बैंड्स प्राप्त नहीं होते। नाउ सॉल्वेंट, कोई भी स्टैंडर्ड सॉल्वेंट नहीं है, बट CCl4 एंड CS2 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड का उपयोग हम कर सकते हैं। वाटर का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगेन ये वाटर भी आईआर रीजन के अंदर अवशोषण दिखाता है और इसके संगत हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं, और जो कि हमें फिर से कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं पदार्थ के जानकारी के लिए या पदार्थ के बारे में, के बैंड्स के बताने के बारे में। नाउ ग्राफ, आईआर स्पेक्ट्रा के अंदर जो हम ग्राफ बनाते हैं वह वेव नंबर एंड
परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस के अंतर हम ग्राफ खींचते हैं। और जो एब्जॉर्प्शन बैंड हमें मिल रहा है, यह देखें आप, इसकी दिशा यूवी स्पेक्ट्रा के बैंड से विपरीत दिशा होती है। यूवी स्पेक्ट्रा के अंदर हमें मैक्सिमाज मिल रहे हैं और इन बैंड्स के अंदर हमें मिनिमाज प्राप्त होते हैं IR स्पेक्ट्रा के अंदर। तो जो ग्राफ बन रहा है वो हम इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होता है ना। Theoretical base for vibrational transitions. Base of IR spectrum is vibration of molecules. जो IR spectrum मिल रहा है वो मिल किस लिए रहा है कि molecules vibrate हो रहे हैं। So the base of IR spectrum is vibration of molecules. So this is also known as vibrational spectrum. And energy for transitions between vibrational energy level is available in IR region. क्लियर है जो हम बता चुके हैं आपको कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम कह रहे हैं इसको हम। साथ ही जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के मध्य में जो ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ अवेलेबल है, IR रीजन के अंदर अवेलेबल है। सो द स्पेक्ट्रा इज नोन एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और IR स्पेक्ट्रा। ठीक है ना। वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज EV इज इक्वल टू V प्लस हाफ HW। यहाँ V क्या है का मान 0, 1, 2, 3 हो सकता है, डेट इज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। W क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है। तो यहाँ जब V इज इक्वल टू 0 है, दैट इज 0 वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, इन दैट केस V इज व्हाट, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज व्हाट, हाफ HW, मतलब कुछ है। 0 पॉइंट एनर्जी का मान भी कुछ है, दैट इज सो एट एब्सोल्यूट 0 वेयर, जहाँ पर कि एब्सोल्यूट 0 पर जहाँ की दूसरी गतिविधियाँ रुक जाती हैं, मॉलिक्यूल वाइब्रेशन मोशन में रहता है। तो इक्वेशन 1 में, दैट इज इस इक्वेशन के अंतर्गत, यदि V के डिफरेंट वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट EV मान मिलेंगे और उनमें ट्रांजिशन, जब डिफरेंट EV मतलब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स, और इन डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में जो ट्रांजिशन है उसके करस्पॉन्डिंग हमें IR रीजन में बैंड प्राप्त होते हैं ना। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की डिफरेंट विधाएं हैं, डिफरेंट मोड्स हैं। कैसे कि यदि जो हमारे पास अणु हैं उसको हम, जैसे अणुओं में क्या है, एटम्स हैं और एटम्स आपस में क्या है, केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो जो अणु हैं उनको हम डिफरेंट मास की कुछ बॉल्स तथा डिफरेंट स्ट्रेचिंग कैपेसिटी की स्प्रिंग से बना हुआ मान लें तो यह मॉलिक्यूल का एक मॉडल बन जाता है। तो डिफरेंट बॉल्स क्या है, एटम्स, और डिफरेंट स्ट्रेचिंग कैपेसिटी की जो स्प्रिंग्स हैं वो क्या है, हमारे केमिकल बॉन्ड्स। तो बन गया हमारे एक मॉडल। तो मेनली जो है वो वाइब्रेशन 2 टाइप्स के होते हैं। मेन वाइब्रेशन दैट इज स्ट्रेचिंग, दैट इज तनन, और बेंडिंग, दैट इज बंकन। तो मेन वाइब्रेशन 2 तरह के हुए, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अगेन 2 टाइप्स के हैं, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। और बेंडिंग 4 तरह के हैं, दैट इज सीजरिंग, वेगिंग, रॉकिंग एंड ट्विस्टिंग। अब 1 बाय 1 हम आपको इसको थोड़ा सा समझाएंगे कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस किस तरीके से होते हैं। कि एटम्स वाइब्रेट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड्स। जो एटम्स बंधे हुए हैं, मतलब केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो एटम्स का वाइब्रेशन किधर हो रहा है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन देम। दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ में तो परिवर्तन हो रहा है परंतु बॉन्ड एंगल में परिवर्तन नहीं हो रहा है। पहला स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के 2 प्रकार थे, द फर्स्ट सिमेट्रिक एंड सेकंड असिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या हो रहा है, बॉन्ड्स एक साथ स्ट्रेच हो रहे हैं। देखिए ये कार्बन है, CS2 की हम बात कर रहे हैं, कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये तो सिमेट्रिक में क्या है, पहले ये कंडीशन देखें, एक साथ तो ये स्ट्रेच हो रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, और ये एक साथ इस जगह पे देखें, एक साथ ये कंप्रेस हो रहे हैं। यदि बॉन्ड्स एक साथ स्ट्रेच होते हैं और एक साथ कंप्रेस होते हैं तो इस तरीके का जो वाइब्रेशन है वह स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन तथा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में सिमेट्रिक वाइब्रेशन कहलाता है। असिमेट्रिक के अंदर देखिए एटम्स एक साथ कंप्रेस और एक साथ स्ट्रेच नहीं होते हैं। आप ये देखिए, इसमें देखिए यह H कार्बन की तरफ आ रहा है और यह H कार्बन से दूर जा रहा है, मतलब ये कंप्रेस हो रहा है और ये स्ट्रेच हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ देखें, इसमें यह H आ रहा है, कंप्रेस हो रहा है और यह H कार्बन से दूर जा रहा है।
तो इस एसिमेट्रिक वाइब्रेशन में क्या होगा, एटम्स एक सी गति नहीं करते हैं। जब एक हाइड्रोजन एटम कार्बन की तरफ जाता है तो दूसरा हाइड्रोजन एटम कार्बन से दूर चला जाता है। तो अगेन डिफरेंस तो होगा बॉन्ड लेंथ में, परंतु वाइब्रेशन जो है वह असिमेट्रिक वाइब्रेशन होगा। नाउ दूसरा वाइब्रेशन क्या है हमारा, बेंडिंग और डिफॉर्मेशन, बंकन या विरूपण, जिसको कि जो इस वाइब्रेशन के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब किसी अणु में 3 परमाणु होते हैं तो स्ट्रेचिंग के अलावा बेंडिंग वाइब्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, एटम्स या पूरा का पूरा ग्रुप जो बंद एक्सिस है, बॉन्ड एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर भी ऑसिलेट करते हैं। मतलब खाली बॉन्ड एक्सिस की तरफ ही नहीं, उसके लंबवत भी ऑसिलेट करेंगी, तो बॉन्ड एंगल भी परिवर्तित होगा बेंडिंग वाइब्रेशन के अंतर्गत। ये 4 तरह के होते हैं। पहला है इन द प्लेन, प्लेन में 2 तरह के होते हैं और आउट ऑफ द प्लेन 2 तरह के होते हैं। पहला है इन द प्लेन, जिसमें रॉकिंग है, जिसमें वाइब्रेटिंग ग्रुप्स जो वाइब्रेट होते हैं वह इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल ही वाइब्रेट हो रहे हैं। ये देखिए इस जगह पे ही वाइब्रेट हो रहे हैं, बट इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, और दोनों एक तरफ जा रहे हैं पहले और फिर दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कभी क्लॉकवाइज में एक साथ और कभी एंटी क्लॉकवाइज में एक साथ, बट दैट इज इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। दूसरा है सीजरिंग, कैंचीनुमा। इसमें क्या है कि सेंट्रल एटम से अटैच जो एटम है वह क्या करेंगे, एक दूसरे की ओर तथा एक दूसरे से दूर आते जाते हैं। देखिए ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इधर आ रहा है ये और ये इधर आ रहा है, तो कैंचीनुमा गति दिखाई देती है। ये देखिए दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो सेंट्रल एटम से जो अटैच्ड एटम है वह कभी एक दूसरे की ओर तक कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं, और यह कहलाता है सीजरिंग, कैंचीनुमा गति कहलाती है, सीजरिंग वाइब्रेशन कहलाता है। नाउ आउट ऑफ द प्लेन, तल के बाहर, 2 तरह के वाइब्रेशन है, ट्विस्टिंग एंड वैगिंग। ट्विस्टिंग है कंपन करने वाला समूह उस केमिकल बॉन्ड के इर्द गिर्द घूर्णन करता है जिसके द्वारा शेष अणु से जुड़ा रहता है, वह तो ट्विस्टिंग कहलाता है। और वैगिंग है जो कंपन करने वाला समूह है वह अणु के तल के बाहर आगे और पीछे की तरफ झूलता रहता है, तो वह वैगिंग वाइब्रेशन कहलाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।